हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता और लॉ ऑफ क्राइम्स का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ अबेटमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक सेक्शन 45 से सेक्शन 60 तक कवर है भारतीय न्याय संहिता का। टोटल 16 सेक्शंस है। लेट मी राइट हियर BNS, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर्ली समझ लिया तो फिर किसी भी एग्जाम के लिए इस टॉपिक को तैयार कर रहे हो, आइदर योर LLB, UGC नेट, AIB और कोई भी, आप डेफिनेटली इसके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोविजंस में बढ़ने से पहले ना मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीके से कि अबेटमेंट होता क्या है। तो ध्यान से सुनो, मैंने डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं कमिट किया, ठीक है, लेकिन मैंने किसी की हेल्प की क्राइम करने में, या फिर कह लो मैंने किसी को एनकरेज किया क्राइम करने के लिए, या फिर मैंने एक प्लान बनाया उस क्राइम को कमिट होने के लिए। तो ऐसे में मैं भी इक्वली गिल्टी हूँ और यही है अबेटमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, एक की प्रिंसिपल है इस कंसेप्ट को समझाता है, दैट इज ही हु हेल्प्स इज एज गिल्टी एज ही डज, यानी कि जो हेल्प करता है वो उतना ही गिल्टी है जितना वो एक्चुअली खुद वो एक्ट को कमिट करता। ठीक है, तो ये है अबेटमेंट का कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि देयर आर 3 मोड्स, 3 तरीके के मोड होते हैं अबेटमेंट के, जो हम सेक्शन 45 में पढ़ेंगे एंड सभी 16 सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सेक्शन 45 के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये सेक्शन बताता है कि अबेटमेंट के 3 तरीके हैं, 3 मोड्स हैं अबेटमेंट के। इन्हें आप याद रखो एक निमोनिक से, दैट इज ICA। ICA याद रखो। पहला है I, दैट वी कॉल एज इंस्टिगेशन, दूसरा है C से कॉन्स्पिरेसी एंड तीसरा है A से एड। ठीक है, तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला मोड आ जाता है फर्स्ट, इंस्टिगेशन। तो इंस्टिगेशन का मतलब होता है एनकरेज करना या प्रवोक करना, यानी जब आप किसी को एनकरेज करते हो, प्रवोक करते हो, उकसाते हो कि वो कुछ गलत करे, तो ये इंस्टिगेशन है और यही एक मोड है अबेटमेंट का। ठीक है, तो आप किस तरीके से किसी व्यक्ति को एनकरेज या फिर प्रवोक कर सकते हो? आप वर्ड्स के थ्रू कर सकते हो कि ऐसे कह दो कि जा और उसे मार दे, है ना, तो आपने वर्ड्स के माध्यम से किसी को इंस्टिगेट किया। दूसरा जेस्चर्स के थ्रू, आप इशारे करके इंस्टिगेट कर सकते हो। तीसरा कंडक्ट से, यानी आप अपने बिहेवियर से इंस्टिगेशन कर सकते हो। तो अगर A कहता है B को कि जा और C को मार दे, तो ये क्लियर इंस्टिगेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ना सेक्शन 45 में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 इंस्टिगेशन के बारे में बात करें तो हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि इंस्टिगेशन में ना 2 चीज़ें और इंक्लूड होती हैं। पहला है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है विलफुल कंसीलमेंट। विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब जानबूझ के झूठ बोलना। एग्जाम्पल से समझिए, B एक व्यक्ति है, B जानता है कि C Z नहीं है ना, बट वो जो B है वो झूठ बोल के ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को ये कहता है कि ये जो आदमी है ये Z है, आप इसे पकड़ लो। ठीक है, वांटेड पर्सन जो Z था उसको C को बता के उसने उसको अरेस्ट करा दिया। कभी ऑफिसर जो है वो तो C को अरेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ B ने क्या किया? B ने यहाँ पे इंस्टिगेशन से अबेटमेंट किया, एक झूठ बोल के, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करके। वही दूसरा इंस्टिगेशन का एक मीडियम है विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपाते हो जो बताना आपकी ड्यूटी है, और इससे क्राइम, मतलब अगर आप वो फैक्ट नहीं बता रहे हो तो इससे आप एक क्राइम कमिट होने दे रहे हो, तो ये भी एक तरीके का इंस्टिगेशन है। व्हेन यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज समथिंग बट यू आर कंसीलिंग दैट फैक्ट। ठीक है, तो याद रखिए इंस्टिगेशन सिर्फ डायरेक्ट एनकरेजमेंट से नहीं, कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट से भी इंस्टिगेशन कमिट हो सकती है। ठीक है, ये वाला इलस्ट्रेशन विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन का है, मैंने आपको ये बता दिया। चलिए, अब दूसरा मोड, एक मोड हमने कवर कर लिया इंस्टिगेशन। सेकेंड मोड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी हम कह सकते हैं प्लानिंग करना, है ना, जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलके प्लान करते हैं कुछ करने का, है ना, और वो लोग जो आपस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके कारण कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस पर्सुएंट टू दैट कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिए कि 2 व्यक्ति हैं A और B, वो आपस में डिसाइड करते हैं, कंस्पायर करते हैं कि हम लोग Z को जहर दे के मार देंगे। ठीक है, दे प्लान द मर्डर ऑफ अ पर्सन Z
बाय गिविंग हिम पॉइजन। तो अभी इसमें ए ने क्या काम लिया, ए ने लिया कि मैं बाजार से पॉइजन खरीद के लाऊंगा, बी ने बोला कि मैं वो पॉइजन जेड को खिलाऊंगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति पॉइजन लेके आ रहा है, दूसरा उसको पॉइजन दे रहा है, और उस कारण से क्या हुआ, जेड मर गया। तो दोनों ने यहाँ पे क्या क्राइम कम किया, दे बोथ आर कंसिडर्ड एज अबेटर्स बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। यहाँ अग्रीमेंट था, प्लान बना, एक्चुअल एक्ट हुआ, पॉइजन दिया गया, एंड इन ऑर्डर क्या पर्पस था, इन ऑर्डर टू कमिट द मर्डर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ए और बी अबेटर्स हैं कॉन्स्पिरेसी से। नाउ मोड नंबर 3 इज इंटेंशनल एड, ठीक है, यानी कि हेल्प करना। एड का मतलब है इंटेंशनली हेल्प करना क्राइम कमिट करने में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन 2 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन 2 दिखाती हूँ। ये बताता है कि एड क्या होता है। तो बोलते हैं कि कुछ भी करना या एनी एक्ट और एनी ओमिशन आइदर बिफोर द एक्ट और एट द टाइम ऑफ द एक्ट जो फैसिलिटेट करे उस एक्ट के कमीशन को, और एक्चुअली फैसिलिटेट भी हो जाए वो एक्ट, ठीक है। तो दैट वी कॉल एज दैट यू हैव अबेटेड बाय एडिंग दैट पर्सन, ठीक है, मेकिंग इट ईजियर टू कमिट द ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल एक बर्गलर है, ठीक है, एंड बी जो है उसे सीढ़ी दे देता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो क्या किया, बी ने उसकी मदद की, बी ने एड किया, और बी ने इसमें एड से अबेटमेंट किया, ठीक है। सिमिलरली ए मर्डर करने वाला है, तो बी ने उसे नाइफ या गन ला के दी, तो बी ने यहाँ पे क्या किया, बी ने एड किया, एड से अबेटमेंट किया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटेंशनल एड, इंटेंशनली हेल्प करना उसे वो क्राइम कमिट करने के लिए, गिविंग द लेडर टू द बर्गलर, गिविंग द नाइफ और गन टू द मर्डरर, है ना। या फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना, ए रॉबरी करना चाहता है, बी उसे कुछ ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बताता है जिससे ए के लिए, उस रॉबर के लिए रॉबरी करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे भी बी ने एड से अबेटमेंट किया, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एड जो है ना, जो मतलब जो मदद की जा रही है वो इंटेंशनल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल हेल्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल हेल्प है तो फिर वो आपकी अबेटमेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये हो गया सेक्शन 45। सो देयर वर 3 मोड्स, याद रखना, ICA की ट्रिक, आई से इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड एड। इंस्टिगेशन में आइदर बाय वर्ड्स और एनकरेजमेंट, कॉन्स्पिरेसी में प्लानिंग हो रही है, और एड में हेल्प की जा रही है, फिर फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, नाउ द सेकंड सेक्शन इज हु इज एन अबेटर। सेक्शन 46 बताता है कि अबेटर कौन है। ये हमें बताता है कि अबेटर कौन है। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा व्यक्ति इस मैटर में एक अबेटर है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन सिंपल है, वो कहती है दैट जो अबेट कर रहा है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, या फिर कमिट कर रहा अबेट कर रहा है दैट कमिशन ऑफ एन एक्ट दैट वुड बी एन ऑफेंस, एक ऐसे एक्ट को अबेट कर रहा है जो कि ऑफेंस हो सकता है इफ डन बाय द कैपेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन इसमें जो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल हो गई कि अबेटर कौन है, हमें समझ में आ गया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है सेक्शन को लेके, वो है आपकी 5 एक्सप्लेनेशंस जो हमें सेक्शन में दी हैं। दिस आर वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक करके उन्हें समझते हैं एक्सप्लेनेशन 1 के साथ। एक्सप्लेनेशन 1 टॉक्स अबाउट इलीगल ओमिशन। ये कहता है अबेटमेंट सिर्फ एक्ट का नहीं होता है, ओमिशन का भी अबेटमेंट हो सकता है, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑल्सो कैन बी एन ऑफेंस। ओमिशन का मतलब होता है कि कुछ ना करना जो करना चाहिए था, जो करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड थे, उनकी ड्यूटी थी, और वो काम उन्होंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ए अबेट्स पब्लिक सर्वेंट बी टू ओमिट द ड्यूटी, ठीक है। ए ने पब्लिक सर्वेंट जो है बी, उन्हें अबेट किया कि आप अपनी ड्यूटी ओमिट कर दो, अपनी ड्यूटी मत करो। तो यहाँ पे ए ने कमिट किया अबेटमेंट बाय अबेटिंग दैट पर्सन कि आप ये कार्य मत करो। सो अगेन ही इज गिल्टी फॉर द क्राइम ऑफ अबेटमेंट, क्योंकि भले ही एक खुद ड्यूटी बाउंड नहीं था, बट उसने अबेटमेंट की कि बी वो ड्यूटी ना करे, ठीक है। तो याद रखो कि तुम्हें खुद वो एक्ट करने की ड्यूटी ना हो, फिर भी तुम अबेटमेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 सेज। नाउ एक्सप्लेनेशन 2 टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है दैट offense of abatement is complete even if the act abated is not committed, कि आपने एक ऑफेंस के लिए एक व्यक्ति को अबेट किया बट लेटर ऑन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। सो नो मैटर भले ही वो एक्ट कमिट हुआ या नहीं हुआ, पर आपका जो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया एज सून एज आपने अपने अबेटमेंट के एक्ट को कमिट किया, ठीक है। और इसकी भी जरूरत नहीं है कि उसका इफेक्ट, वो चीज़ इफेक्ट में आई या नहीं आई, दैट डज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट रिक्वायर्स इज कि अगर आपने अबेट किया है तो आपका अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट हो जाता है। जैसे कि ए ने बी को अबेट किया कि सी का मर्डर करो, पर बी ने मना कर दिया, तो भले ही मर्डर नहीं हुआ लेकिन हियर यू आर गिल्टी, ए तो गिल्टी है फॉर अबेटिंग द मर्डर इवन दो द मर्डर हैज नॉट बीन हैपेंड, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि डी का मर्डर कर दे, ठीक है। बी ने कोशिश भी की, बी ने स्टैब किया, लेकिन डी जो है वो बच गया। तो यहाँ पे इवन दो डी सर्वाइव्ड, बट हियर ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट,
ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि अबेटमेंट जो है ना ये एक इनकोएट ऑफेंस है, यानी कि ये कोई इनकम्प्लीट या कोई पार्शियल ऑफेंस नहीं है, बल्कि नो मैटर क्राइम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये खुद में अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस है। ठीक है, पॉइंट को याद रखना। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 टॉक्स अबाउट इनोसेंट एजेंट डॉक्ट्रिन। यहाँ पे लिख लो, दिस इनोसेंट एजेंट, व्हाट डज इट मीन? ये कहता है दैट द पर्सन अबेटेड, जिससे अबेटमेंट की गई, उसको ज़रूरत नहीं है दैट ही शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, यानी कि जिसको अबेट किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो जो अबेटी है वो कैपेबल होना चाहिए, लीगली कैपेबल होना चाहिए टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका भी सेम गिल्टी इंटेंशन या सेम नॉलेज हो एज एन अबेटर। ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई भी ही हैड एनी सॉर्ट ऑफ गिल्टी इंटेंशन, कोई भी गिल्टी इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैं किसी को टूल की तरह यूज़ कर सकता हूँ क्राइम के लिए, चाहे फिर वो बच्चा भी हो सकता है, यानी कि बच्चा एक इनकैपेबल पर्सन है, एक अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, एक इनोसेंट व्यक्ति भी हो सकता है, और उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या गलत कर दिया है किसी और के अबेटमेंट के कारण से। ठीक है, पर नो मैटर अबेटी कोई भी था, आप फिर भी अबेटर रहोगे, आप फिर भी उस क्राइम के लिए लायबल रहोगे। ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे कि ए किसी चाइल्ड को या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को यूज करके, ठीक है, कोई क्राइम कमिट करवाता है, देन नो मैटर वो बच्चे के ऊपर क्या लायबिलिटी होगी, बट यू विल बी लायबल, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने वो अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 आप याद रखना। चलिए, लेट्स मूव अहेड टू एक्सप्लेनेशन नंबर 4 टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट। Now what does it say? It states that abatement of an abatement is also an offense. It can go to any level. Let's look upon an example here that A instigates B. A B को instigate करता है, B को provoke करता है, उस provocation की वजह से B further C को instigate करता है टू मर्डर Z, यानी कि A ने डायरेक्टली C को इंस्टिगेट नहीं किया, रादर A ने एक सेकंड पार्टी को इंस्टिगेट किया, उस सेकंड पार्टी ने फर्दर जो फाइनल डेस्टिनेशन पर्सन था उसको इंस्टिगेट किया किसी को मारने के लिए। तो ये बोलता है दैट इवन दो यू हैव अबेटेड, आपने अबेटमेंट का अबेटमेंट किया, फिर भी आप लायबल होगे। तो यहाँ पे C तो लायबल होगा मर्डर के क्राइम के लिए, B गिल्टी होगा ऑफ अबेटिंग मर्डर, एंड सिमिलरली A भी गिल्टी होगा ऑफ अबेटिंग मर्डर, और A और B को सेम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये चेन की तरह चलती है ये। सो एक्सप्लेनेशन 4 कहता है भले ही आपने अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट किया हो, बट स्टिल यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, द लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 46 दैट टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी इन इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो ये कहते हैं कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी नहीं है कि अबेटर पर्सनली प्लान करे एक्चुअल डूअर के साथ, या फिर वो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में हो उस एक्चुअल डूअर के। ये सफिशिएंट है कि अगर वो कॉन्स्पिरेसी में एंगेज था, दैट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट है कि जो उसने कॉन्स्पिरेसी की दैट वाज इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, तो वो उतना सफिशिएंट है। एग्जाम्पल से समझिए, फेमस पॉइजन से रिलेटेड एग्जाम्पल है कि ए और बी प्लान बनाते हैं कि जेड को पॉइजन देने का। ठीक है, और वो आपस में अग्री करते हैं कि ए पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, बी फिर उसके बाद जो है वो जो सारा का सारा प्लान था ही एक्सप्लेन्स टू अ थर्ड पार्टी सी। ठीक है, बिना बताए कि इसमें ए भी जुड़ा हुआ है। बी टेल्स दिस सेम थिंग टू सी एंड विदाउट नेमिंग ए दैट थर्ड पर्सन विल एडमिनिस्टर इट। नाउ सी अग्रीज, सी पॉइजन प्रोक्योर करके बी को दे देता है, अभी ए एडमिनिस्टर्स द पॉइजन और फिर क्या हुआ, जेड मर गया। तो अब यहाँ देखो कि ए और सी ने कभी डायरेक्टली कॉन्स्पायर नहीं किया, ए और सी आपस में तो कभी नहीं मिले, ए और सी ने कभी पर्सनली प्लान नहीं बनाया, बट सी एंगेज था इस कॉन्स्पिरेसी में परसुएंस टू विच जेड मर्डर्ड। तो यहाँ पे सी गिल्टी है मर्डर का, यानी कि ए और सी ने साथ में मिलकर तो कोई डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, ए और बी ने की थी, बट बी ने फर्दर सी को उसमें इन्वॉल्व किया। सो नो मैटर व्हाट, आप उस कॉन्स्पिरेसी में भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, बट यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि भले ही डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यू वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। आपको ये तो पता था ना कि कोई व्यक्ति है जो पॉइजन मंगा रहा है और आप उसके लिए पॉइजन लेके जाते हो, आपको ये भी पता है कि पॉइजन के थ्रू किसी और पर्सन को मारा जाएगा। ठीक है, सो यही कहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज सफिशिएंट दैट इफ यू आर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट होता है। सो अगेन इट सेज दैट अबेटमेंट इज एन इनकोएट ऑफेंस, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द 5 एक्सप्लेनेशंस। आप कैसे याद रखोगे, इनके कीवर्ड से याद रखना कि एक्सप्लेनेशन 1 क्या बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात कर रहा है। जैसे आप एक निमोनिक बना सकते हो, OCIAC। एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सप्लेनेशन 1 बात कर रहा है ओमिशन भी इंक्लूड होता है। एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है कंप्लीशन होना जरूरी नहीं है, कंप्लीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है इनकैपेबल पर्सन की।
एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट की, एंड एक्सप्लेनेशन 5 कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है, कॉन्स्पिरेसी दैट इज डन इनडायरेक्टली, राइट। तो ये हो गए हमारे पांचों एक्सप्लेनेशंस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड टू सेक्शन 47 ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों ये दोनों ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस हमें बताते हैं कि अबेटमेंट लॉज की जो रीच है वो कितनी है, इंडिया से बाहर भी अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले सेक्शन 47 देखो, दैट टॉक्स अबाउट अबेटमेंट इन इंडिया फॉर द ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक पर्सन इंडिया में है, वो अबेट कर रहा है एन एक्ट आउटसाइड इंडिया। अगर वो एक्ट इंडिया में होता है तो ऑफेंस होता, अगर वो एक्ट इंडिया में होता तो वो ऑफेंस होता, तो वो सेम तरीके से लायबल होगा वो ऑफेंस जो आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है ड्यू टू द रीजन ऑफ दैट अबेटमेंट जो इंडिया में की गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि ए इंडिया में है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया, जो एक थर्ड कंट्री, मान लो वो अमेरिका में है, बी अमेरिका में रह रहा है, ए ने इंडिया में रह के ही उसको इंस्टिगेट किया टू कमिट द मर्डर देयर, ठीक है। तो बी ने उस इंस्टिगेशन की वजह से अमेरिका में मर्डर किया, तो क्या क्वेश्चन है कि क्या ए गिल्टी है जो कि इंडिया में ही बैठा हुआ है? तो आंसर है कि हाँ, ए का इंडिया में ट्रायल हो सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटिंग द मर्डर। तो ये कहते हैं सेक्शन 47 अबेटमेंट इंडिया में हुआ फॉर द ऑफेंस विच कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब 48 here, this is 47, this is 48. 48 जो है बिल्कुल मिरर इमेज है 47 का। इट सेज कि द पर्सन आउटसाइड इंडिया ही अबेट्स एन एक्ट इन इंडिया, यानी कि व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है वो फॉरेन कंट्री से अबेट कर रहा है टू फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका ऑपोजिट ले लो कि एक व्यक्ति है, वो एक दूसरी कंट्री यानी अमेरिका में रहता है, और उसने एक बी पर्सन को इंस्टिगेट किया जो कि इंडिया में रहता है टू कमिट द मर्डर इन इंडिया, ठीक है। और उस पर्सन में बी जो है वो मर्डर कर देता है इंडिया में। तो क्वेश्चन है कि जो ए अमेरिका में बैठा है क्या वो गिल्टी है? तो जवाब है हाँ, गिल्टी है, क्योंकि उसने अबेटमेंट कमिट किया एंड दिस विल बी कवर्ड एज पर सेक्शन 48, एंड ए को फिर इंडिया लाकर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट सेज दैट, इससे हमें क्या पता चलता है दैट जो अबेटमेंट लॉज हैं दे हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक है। तो 47 48 आप याद रखना, एक साथ इनको पढ़ना। चलिए अब 49 से ऑनवर्ड्स जो सेक्शंस हैं ये पनिशमेंट एंड लायबिलिटी की बात करते हैं, याद रखना। इसे हम एक ग्रुप में पढ़ सकते हैं कि 49 से 54 जो 6 सेक्शंस हैं ये पनिशमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अबेटर को कब क्या पनिशमेंट्स मिलेंगी। 49 जनरल रूल की बात करता है, दैट ये एक बेसिक पनिशमेंट रूल है कि अगर एक एक्ट जो अबेट किया गया यानी कि अबेटेड एक्ट कमिट हो जाता है, ठीक है, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कंसिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, तो अबेटर को वो सेम पनिशमेंट मिलेगी जो एक्चुअल ऑफेंस की है, ठीक है। अबेटर पनिश विद द सेम पनिशमेंट एज द एक्चुअल ऑफेंस, अनलेस कोई स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है इन द लॉ प्रिवेलिंग देयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे इन कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है कि एक्ट कमिटेड, जो एक्ट कमिट हुआ वो कमिट हुआ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन जो उस अबेटमेंट के दौरान की गई, वो कॉन्स्पिरेसी या वो एड जिसकी वजह से वो एक्ट कमिट हुआ। तो अगर वो एक्ट कमिट हो जाता है तो वो आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ये सेक्शन 49 बात करता है जो कि उस ऑफेंस की होती है, ठीक है। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है जैसे कि पॉइजन कॉन्स्पिरेसी, कि ए और बी ने कंस्पायर किया टू पॉइजन जेड, और ए इन परसुएंस पॉइजन प्रोक्योर करता है और बी को दे देता है, बी इन परसुएंस ए के एब्सेंस में जेड को पॉइजन दे देता है, अब जेड मर गया। रिजल्ट क्या है? बी गिल्टी है मर्डर के लिए, ए गिल्टी है अबेटिंग द मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी। तो दोनों को ही जो पनिशमेंट है वो मर्डर की ही दी जाएगी, क्योंकि जो एडमिनिस्टर है वो बी ने करवाया और लाके दिया ए ने, लेकिन दोनों ही उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, देयरफॉर बोथ विल गेट द सेम पनिशमेंट ऑफ मर्डर, राइट। दिस इज जनरल रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट द डिफरेंट इंटेंशन। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा कि अगर पर्सन अबेटेड एक्ट करता है जिस चीज के लिए उसे अबेट किया गया, लेकिन डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज से, जो इंटेंशन अबेटर ने उसके जिस इंटेंशन के साथ अबेटर ने उसको अबेट किया या इंस्टिगेट किया, वो काम तो वही करने जा रहा है, लेकिन वो अपनी कुछ अलग इंटेंशन, अलग नॉलेज के साथ, हो सकता है उसकी कोई अलग ग्रज हो, उसकी कुछ अलग माइंडसेट हो, वो कुछ अलग इंटेंशन के साथ वो एक्ट कमिट करता है, तो अबेटर जो है वो पनिश्ड होगा फॉर द ऑफेंस दैट वुड हैव बीन कमिटेड विद हिज इंटेंशन। याद रखिएगा, जिस इंटेंशन से उसने अबेट किया था सामने वाले पर्सन को, और जो जिस पर्पस से उसने अबेट किया था वो उसके लिए लायबल होगा। वो उसके लिए लायबल नहीं होगा कि जिस अदर इंटेंशन के साथ अबेटी ने वो एक्ट कमिट किया। याद रखना मेरी बात। एग्जाम्पल से समझिए कि ए अबेट्स बी टू कॉज हर्ट टू जेड। ए जो है वो बी को अबेट करता है कि हमें एक व्यक्ति जेड को हर्ट कॉज करना है, बी को जेड को हर्ट कॉज करना है बी को, ठीक है। बी अपनी ओन इंटेंशन से क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है जेड को, जबकि ए ने अबेट तो हर्ट के लिए किया था। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो देखिए, बी को पनिशमेंट मिलेगी ग्रीवियस हर्ट की, क्योंकि बी ने इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, और वहीं ए को पनिशमेंट होगी ओनली फॉर हर्ट,
क्योंकि ए का इंटेंशन सिर्फ हर्ट का था, ग्रीवियस हर्ट का नहीं था। ये सिंपल सी बात कहता है सेक्शन 50। अबेटर विल बी लायबल फॉर हिज ओन इंटेंशन, नॉट द डूअर्स डिफरेंट इंटेंशन। ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। देखो, अबेटर लायबल फॉर हिज ओन इंटेंशन एंड नॉट डूअर्स डिफरेंट इंटेंशन, है ना? दैट्स सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 51 की, जिसका हेडिंग है अ डिफरेंट एक्ट डन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए ने एक एक्ट के लिए इंस्टिगेट किया था, लेकिन बी ने कुछ और ही एक्ट कर दिया। मतलब ए ने तो उसको इंस्टिगेट किया था कि सिर्फ हर्ट कॉज करना है, लेकिन बी ने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि अब लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। तो रूल क्या कहता है दैट इफ द एक्ट अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट हैज डन, देन अबेटर जो इंस्टिगेटर है वो लायबल होगा उस एक्ट के लिए जो एक्चुअली परफॉर्म हो गया है। ठीक है, अगर वो एक्ट उसके इंस्टिगेशन के नेचुरल या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में था। ये चीज इसकी हमें टेस्ट करनी होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि ये देखना है कि क्या वो एक्ट इतना प्रोबेबल था कि उसी अबेटमेंट के थ्रू वो एक्ट भी कमिट हो सकता था। ठीक है, वॉज इट अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस और नॉट। ठीक है, तो अबेटर को ऐसे ट्रीट किया जाएगा एज इफ उसने वही एक्ट डायरेक्टली अबेट किया हो। बट लायबिलिटी तभी लगेगी जब दो कंडीशंस मैंने कहा फुलफिल होना जरूरी है। पहला है दैट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, एंड सेकंड इज कि वो एक्ट उस इंस्टिगेशन, एड या कॉन्स्पिरेसी के इन्फ्लुएंस में ही किया गया हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर अबेटर लायबल होगा फॉर द एक्ट डन, फॉर द डिफरेंट एक्ट डन। एग्जाम्पल से समझिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। दिस एग्जाम्पल नंबर ए, दैट मिस्टेक बाय चाइल्ड। तो एक व्यक्ति है ए ने एक बच्चे को इंस्टिगेट किया, उसने एक बच्चे को जहर दिया और बोला कि सामने जो जेड खाना खा रहा है उसकी जो प्लेट रखी है उसमें जाके तुम पॉइजन डाल दो। ठीक है, ए ने बच्चे को इंस्टिगेट किया। अब क्या हुआ, बच्चे ने गलती से वो खाना जो जेड के बगल में वाई बैठा था उसकी प्लेट में डाल दिया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या अब यहाँ पे तो डिफरेंट एक्ट परफॉर्म हो गया ना, डालना मारना इसको था और मर ये क्या। तो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे जो चाइल्ड से जो एक्ट कमिट हुआ उसके लिए ए लायबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए ने वाई को मारने के लिए तो इंस्टिगेट नहीं किया था ना। तो फिर क्या है, आपको यहाँ पे टेस्ट करना है कि वॉज द चाइल्ड एक्टिंग अंडर एज इन्फ्लुएंस, और जो वाई को पॉइजन दिया गया वॉज इट अ नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि फूड बिल्कुल पास था तो हो सकता है कि ये गलती हो जाए। तो यस, इट वॉज प्रूव दैट कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, और जो बच्चे ने किया वो ए के इन्फ्लुएंस में आके किया। देयरफॉर ए विल बी हेल्ड लायबल एज इफ ही वॉज इंस्टिगेटिंग टू पॉइजन वाई। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 51 का कंसेप्ट, डिफरेंट एक्ट डन। तो अब ये हमने देखा कि इस वाले इलस्ट्रेशन में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको इसकी और क्लैरिटी होगी। दिस बर्निंग वाला एग्जांपल, कि क्या था कि ए ने बी को अबेट किया कि तुम्हें जेड का घर जलाना है, यू हैव टू बर्न जेड्स हाउस। ठीक है, अब क्या होता है, बी इसके इंस्टिगेशन में आके जेड का घर जलाता है, और उसके साथ साथ घर जलाने से पहले घर में जो भी पैसा, जेवर एंड वैसे इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, ठीक है, एसेंशियल आइटम्स थे, वो सब प्रॉपर्टी को वो स्टील कर लेता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी स्टील कर, यानी कि वो थेफ्ट कमिट करता है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ए है जिसने इंस्टिगेट किया था वो थेफ्ट और बर्निंग दोनों के लिए लायबल होगा। तो देखो यहाँ पे जो बी ने जो थेफ्ट कमिट किया वो अपनी इंटेंशन से किया, इसमें इस चीज को करने के लिए तो ए ने इंस्टिगेट नहीं किया था। ऑल्सो थेफ्ट कोई भी तरह से अबेटमेंट का ये डायरेक्ट या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में ये हेल्ड होगा कि ए विल बी लायबल फॉर बर्निंग, ए लायबल होगा बर्निंग के लिए क्योंकि वो अबेटेड एक्ट था, बिकॉज उसी को ए ने अबेट किया था। लेकिन ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट, वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा बिकॉज ये एक डिस्टिंक्ट एक्ट है और ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस भी नहीं था उस अबेटमेंट का। ठीक है, सो आई होप अब आपको 51 की क्लैरिटी और ज्यादा हो गई होगी। चलिए नाउ मूविंग अहेड, सेक्शन नंबर 52 डीलिंग विद द कम्युलेटिव पनिशमेंट। तो क्या कहता है ये कंसेप्ट, ये कहते हैं कि अगर अबेटमेंट की वजह से अबेटेड एक्ट के अलावा एक अलग एक्ट भी हो जाता है, जैसे कि हमने सेक्शन 51 में पढ़ा, एक अलग एक्ट भी कमिट हो जा रहा है, तो उसके अंदर पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है, तो ये बोला जाता है दैट अबेटर दोनों ही ऑफेंसेस के लिए लायबल होगा अगर वो सेक्शन 51 के वो कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है, दैट कि वो जो
ऑफेंस कमिट हुआ दैट वाज आल्सो प्रोबेबल कंसिक्वेंस, तो उसके लिए भी दोनों, और अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है तो दोनों के लिए ही वो अबेटर लायबल होगा। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि ए ने बी को अबेट किया कि तुम जो एक पुलिस ऑफिसर है बी, उसको धक्का दो, उसको फोर्स दो, ठीक है। तो क्या करता है बी, उस अबेटमेंट में आके रजिस्ट करता है, एंड रजिस्ट करने के साथ साथ वो वॉलंटरली हर्ट भी कॉज कर देता है उस ऑफिसर को। तो यहाँ पे सवाल उठा कि ए ने तो सिर्फ रजिस्ट करने के लिए अबेट किया था, क्या वो ग्रीवियस हर्ट के लिए भी लायबल होगा? तो आंसर है कि यस, ही विल बी लायबल बोथ फॉर रजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एज वेल एज फॉर ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, बिकॉज दैट वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ये कर सकता था। सो देयरफॉर द अबेटर विल बी लायबल फॉर बोथ द ऑफेंसेस, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ ऐसे सिचुएशंस में अबेटर की लायबिलिटी क्यूमुलेटिव हो जाती है, इसलिए उसको पनिशमेंट भी क्यूमुलेटिव मिलती है। क्यूमुलेटिव मतलब उसे दोनों जो दो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हुए हैं उन दोनों ही ऑफेंसेस के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। दैट्स सिंपल, सेक्शन 52 स्टेट्स, राइट। नाउ मूविंग अहेड, सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट दैट द डिफरेंट इफेक्ट देन इंटेंडेड, यानी कि एक्ट इंटेंडेड कुछ और था लेकिन उसका इफेक्ट कुछ और हो गया। अबेटर, अब क्वेश्चन है कि उसने सोचा था कि ऐसा होगा लेकिन हो कुछ और गया, ठीक है। जैसे कि ए ने अबेट किया था बी को कि तुम जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करो। अभी क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट तो कॉज किया, लेकिन उस चक्कर में वो इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया उस जेड को कि वो मर गया, जेड डाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे तो इसने ये सोचा था कि इससे सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट इफेक्ट हो गया जो कि इंटेंडेड नहीं था। तो ये कहता है सेक्शन 53 दैट अबेटर लायबल होगा एक्चुअल इफेक्ट के लिए, बट प्रोवाइजो ये है कि उसे पता था कि ऐसा इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है ना कि इतना ऐसा ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है कि शायद ये व्यक्ति मर भी जाए, क्योंकि डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, वो कितना हैंडल करता है, किस हिसाब से, किस तरह से ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है। सो देयर वाज अ लाइकलीहुड टू कॉज डेथ, है ना। देयरफॉर ए विल बी लायबल फॉर मर्डर। अब यहाँ पे जो अबेटर है वो मर्डर के लिए लायबल होगा, ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज देयर वाज अ नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। सो अगर डिफरेंट इफेक्ट हैज बीन taken into place then intended, तो फिर वो देखा जाएगा if there was a likelihood कि ये consequence हो सकता था, the abater had the knowledge, abater had the intuition, तो फिर वो liable होगा, वो consequence की likelihood पे depend करेगा, ठीक है। Now 54 talks about that the abater was present at the offense, ठीक है। तो अगर abater present है जब offense commit हो रहा है, मतलब अबेटर ने जो ऑफेंस कमिट करने के लिए एक सामने अबेटी को भेजा था वो उस जगह पे प्रेजेंट है जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो ये माना जाएगा एज इफ ही इज डीम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस हिमसेल्फ, माना जाएगा कि उसने खुद ने वो ऑफेंस कमिट किया है, बट नॉट मेयरली एन अबेटर, वो सिर्फ अब मेयरली एन अबेटर नहीं है बल्कि वो खुद वो रॉन्ग डूअर है, ठीक है। तो इसकी जो प्रेजेंस है ना वहाँ पे उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। देयर ही द अबेटर बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफेंडर, ठीक है। द प्रेजेंस एलिवेट्स हिज स्टेटस फ्रॉम अबेटर टू द प्रिंसिपल ऑफेंडर, ये बात याद रखना, ठीक है। कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया था कि सी को तुम्हें मारना है, सी को बीट करना है। अभी ए भी उसके साथ साथ वहीं पे खड़ा हुआ है ड्यूरिंग द बीटिंग, सो नाउ हियर ए विल बी ट्रीटेड एज इफ कि उसने ही सी को बीट किया है, ठीक है। ये कहता है 54, अबेटर की प्रेजेंस के बारे में 54 बात करता है। Now 55 and 56 आप एक साथ पढ़ना, दे टॉक्स अबाउट कि when the punishment when the act has not been committed, कि जब जो चीज अबेट की गई थी वो एक्ट अगर कमिट नहीं होता है तब क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, सेक्शन 55 सेज दैट अबेटमेंट ऑफ द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस, अगर किसी ने इंस्टिगेट किया है किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए फॉर विच द पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि इंस्टिगेट किया है फॉर एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, रेप, डेकॉइटी, जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं ना, जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा पनिशमेंट होता है, लेकिन कोशिश की गई, एक्ट किया गया, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है। आपने अबेटमेंट किया लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो सेक्शन 55 कहता है तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट वेरी कर रही है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन, 7 साल तक का सजा हो सकता है, प्लस फाइन इम्पोज होगा। अगर उस एक्ट से हर्ट भी कॉज हो गया तो आपको 14 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर ए ने इंस्टिगेट किया था बी को कि तुमको जेड का मर्डर करना है, बी लेकिन बी ने वो मर्डर नहीं किया, तो अभी ए जो है जो अबेटर है उसको वो लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट अप टू 7 years। लेकिन अगर बी ने हर्ट कॉज कर दिया जेड को ड्यूरिंग दैट अटेम्प्ट ऑफ कॉजिंग मर्डर, तो ए लायबल होगा अप टू 14 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट, ठीक है। ये सेक्शन 55 बात करता है, लेकिन याद रखना सेक्शन 55 बात कर रहा है ऐसे ऑफेंसेस की जिसका पनिशमेंट या तो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। वहीं जो सेक्शन 56 है ये उन ऑफेंसेस के लिए है जिसकी पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट होती है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं होता है, ठीक है। 55 56 इसलिए आपस में कोरिलेटेड है। तो जनरल रूल ये कहता है कि इफ द ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट ऑफेंस। जैसे अगर किसी ऑफेंस की 14 साल की सजा है या
20 साल की सजा है तो आप उसका 1/4 जो है अप टू 1/4 उसको इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है। ये कहते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफेंसेस के अबेटमेंट के कंटेक्स्ट में अबेटर को 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर वो अबेटर या अबेटी में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट निकलता है, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी तो ड्यूटी ही थी उस गलत ऑफेंस को होने के रोकने के लिए, और वही वो या तो वो अबेटर या अबेटी का रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट स्ट्रिक्टर हो जाती है और पनिशमेंट है अप टू हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक है, ऊपर चीज अगर लेमैन है तो 1/4 हो गई और पब्लिक सर्वेंट है तो हाफ है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो रेगुलर पर्सन की 1/4 टर्म है और पब्लिक सर्वेंट की हाफ है, विच इज स्ट्रिक्टर। ओके, नाउ सेक्शन 57 टॉक्स अबाउट पब्लिक अबेटमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट सेट्स दैट अगर अबेटमेंट जनरल पब्लिक को या 10 से ज्यादा लोगों को टारगेट करती है, मतलब ऐसे अबेटमेंट किया गया इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी या फिर इस तरीके की प्लानिंग या इस तरीके की इंस्टिगेशन की गई कि 10 से ज़्यादा लोग या फिर पब्लिक एट लार्ज जो है वो अबेट हो गई, वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गई, तो यहाँ पे फिर पनिशमेंट ज़्यादा सीवियर हो जाती है। ठीक है, इट सेज दैट अबेटिंग एन ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली और टू मोर देन 10 पर्सन्स, तो आपकी पनिशमेंट है अप टू 7 years प्लस फाइन, 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एक पब्लिक एरिया में एक प्लकार्ड लगाता है, कार्ड होता है ना ऐसे बोर्ड लगाता है एक तरीके से, और उसमें वो कुछ ऐसी भड़काऊ बात करता है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग एक संग भड़क जाते हैं एंड दे अटैक द अनदर सेक्ट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन। तो यहाँ पे जो ए है जिसने वो इंस्टिगेशन किया, जिसने वो अबेटमेंट किया, ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 57 अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये एक सीरियस ऑफेंस है बिकॉज ये एक तरीके का सीरियस थ्रेट है टू द पब्लिक ऑर्डर, राइट? ओके, 57 हो गया। नाउ 58 to 60 हम एक ग्रुप में पढ़ते हैं। ये सेक्शन उन सिचुएशंस को पनिश करते हैं जहां कोई पर्सन ऑफेंस के डिजाइन को, यानी कि जो प्लानिंग का जो डिजाइन है उसे छुपाता है, स्पेशली तब जब वो ग्रेव ऑफेंसेस हो। 58 के साथ शुरुआत करते हैं। 58 टॉक्स अबाउट कंसीलिंग द डिजाइन ऑफ एन ऑफेंस जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, मतलब क्या किया जा रहा है, जो ऐसा ऑफेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेप कमिट होने वाला है और उसका पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, तो अभी उसकी जो पूरा डिजाइन है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग का जो अरेंजमेंट है, उसे छुपाया जा रहा है। कौन छुपा रहा है? कोई भी व्यक्ति, यहाँ बोल रहे हैं एनी पर्सन, अगर वो अपनी वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से उस ऑफेंस के डिजाइन को छुपाता है या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, तो झूठ बोल देता है। ठीक है, और उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो ऑफेंस कमिट हो जाए, इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग लाइकली टू फैसिलिटेट। तो यहाँ पे और कैसा ऑफेंस है वो? द ऑफेंस इज ऑफ पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे व्यक्ति को कैसी सजा मिलेगी? अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 7 साल तक की सजा प्लस फाइन, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 3 साल तक की सजा प्लस फाइन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पे कि ए को पता था कि बी के घर पे पूरी डकैती डालने का प्लान किया गया है। अभी वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है मजिस्ट्रेट को कि डकैती जो है वो प्लान हो रही है सी के घर पे, यानी कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो घर है वहां की इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन किया ए ने, ताकि ये डकैती का जो ग्रेव ऑफेंस है वो कमिट हो जाए। तो यहाँ पे ए लायबल होगा फॉर कंसीलिंग द डिजाइन एंड उसकी पनिशमेंट है अप टू 7 years अगर डकैती हो जाती है, इट हैपन्स एट बी, और अगर नहीं होती है तो फिर 3 years तक की पनिशमेंट है। ठीक है, वहीं 59 पूरा सेम है, बस यहाँ पे जो अबेटर है वो चेंज हो गए। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट इज डूइंग दिस रॉन्ग कि पब्लिक सर्वेंट उस ऑफेंस का डिजाइन कंसील करते हैं, जबकि वो व्यक्ति है जो कि उस जिनकी ड्यूटी होती है ऑफेंसेस को, इस तरीके की एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट्स को प्रिवेंट करना समाज में, है ना। तो अगर पब्लिक सर्वेंट इस तरीके का एक्ट करते हैं तो उनकी पनिशमेंट ज्यादा होती है कि अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है अगर वो एक रेगुलर ऑफेंस है, यानी कि वो ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो अप टू हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म उनकी पनिशमेंट है, या फिर अगर ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है तो फिर अप टू 10 years उनकी पनिशमेंट है। वहीं अगर वो ऑफेंस कमिट ही नहीं होता है जिसका डिजाइन कंसील किया गया, तो पनिशमेंट है अप टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक है, तो ए जो एक पुलिस ऑफिसर है उन्हें पता है कि बी जो है वो पूरी प्लानिंग कर रहा है एक जगह पर रॉबरी कमिट करने की, एंड अगर वो इसकी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं देन हियर ही इज ब्रीचिंग हिज ड्यूटी एंड ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस सेक्शन 59। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट उनकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयरफॉर 58 के कंपैरिजन में उनकी पनिशमेंट भी ज्यादा स्ट्रिक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। Okay, now the last section of today's session is section 60, talking about the concealing the design of imprisonment offense. So this is very similar to this one. देखिए 58 में कंसीलिंग द डिजाइन, एक लेमैन जो है डिजाइन को कंसील कर रहा है ऑफ एन ऑफेंस विच इज जिसमें पनिशमेंट है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। वहीं 60 में भी एक लेमैन की बात हो रही है, लेकिन ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस के डिजाइन को कंसील करता है फॉर विच द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पे अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है देन द पनिशमेंट इज अप टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, एंड अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है देन अप टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म।
ये बात इसमें बताई गई है। तो गाइज ये हो गए हमारे सेक्शंस। लेकिन देखिए जितने भी पनिशमेंट बेस्ड सेक्शंस है इसमें आपको पनिशमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है बिकॉज बहुत सारे लगातार बैक टू बैक सेक्शंस हो गए जिसमें अलग अलग पनिशमेंट अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें 60 में 1/4 और 1/8 है, 58 में था 7 and 3 और 59 में था अलग अलग है। इसमें अगर पनिशमेंट एक्ट कमिट हो जा रहा है तो 1/2 and 10 है और नहीं हो रहा है तो 1/4 है। तो ऐसे करके याद रखना, बार बार लिख के देखो, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम का कंसेप्ट आपको दिखे तो याद रखना कि अगर डेथ या लाइफ ऑफेंस है तो फिर सेक्शन 58 के अंदर गवर्न होगा, अगर पब्लिक सर्वेंट कंसील कर रहा है तो सेक्शन 59 के अंदर गवर्न होगा, और अगर कोई लेमैन ऐसे ऑफेंस को कंसील कर रहा है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है तो वो सेक्शन 60 के अंदर कवर होगा, ठीक है। तो अब हमने कंप्लीट सेक्शन 45 to 60 अबेटमेंट का कंसेप्ट कवर कर लिया है, सारे 16 सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं। एक क्विक रिवीजन जल्दी से देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था सेक्शन 45 में 3 मोड्स हैं अबेटमेंट के, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड एड, ठीक है। एंड फिर देखो 55 से 60 ये सारे पनिशमेंट्स के अलग अलग प्रोविजंस हैं। 55 का ये सब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान में रखना। फिर हमने कुछ चीज़ें ध्यान कि अबेटमेंट एक इनकोएट ऑफेंस है, यानी कि नो मैटर जो ऑफेंस अबेट किया गया वो कमिट होता है नहीं होता है, बट आपका अबेटमेंट का ऑफेंस अपने आप में कंप्लीटेड इज कंप्लीट इवन इफ द मेन ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, ठीक है। सिर्फ अटेम्प्ट और प्रिपरेशन ही काफ़ी है, ठीक है। सिमिलरली बोला गया कि किसी इनोसेंट पर्सन को भी एज अ टूल यूज किया जा सकता है अबेटमेंट में, उसे एज अ अबेटी यूज किया जा सकता है। फिर हमने अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट को लेकर चेन लायबिलिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस पढ़ा, हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी थी जो डिफरेंट एक्ट डन हुआ वो कितना कनेक्टेड या कितना पॉसिबिलिटी थी कि ये भी ऑफेंस कमिट हो सके, ठीक है। फिर हमने उसके सेक्शन 57 में अगर अबेटर खुद प्रेजेंट होता है तो फिर वहाँ पे किस तरह की उसकी लायबिलिटी रहती है, वो कैसे प्रिंसिपल ऑफेंडर बन जाता है, उसके बारे में हमने जाना, राइट। फिर हमने ये आपको ऊपर बताई थी ट्रिक्स, इसको आप ICA की तरह याद रखना, 3 मोड्स को, 46 के 5 एक्सप्लेनेशन को OCIAC की ट्रिक से याद रखना, ठीक है। दैट्स इट, या that's it for today's lecture everyone. I hope I have tried my best to explain every provision to you. Let me know in the comment section how did you find this complete सेशन, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर मोर सच यूजफुल लेक्चर्स, राइट। एंड आई जस्ट से कि ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्जाम जिसके लिए भी आप इस लेक्चर सेशन को सुन रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ध्यान रखिए एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, दैट सक्सेस इज नॉट फाइनल and failure is not fatal. It's the courage to continue that counts, right? So thank you so much for watching. Take care and keep learning. Bye bye.